नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोफ्लिक्स पर। यहाँ राजनीति की वो बहस सुनाई देगी जिसमें तर्क भी होंगे, तंज भी होंगे और नेताओं की दो मुंही बातें भी। कोई कब्र खोदने की बात कर रहा है, कोई मंदिर मस्जिद में उलझा है, तो कोई जनता के असली दर्द, महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा को भूलकर गमछे के रंग में लड़ रहा है। यहाँ हर बयान की धज्जियां उड़ेगी और असली सवाल गूंजेंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ कोई बचा नहीं पाएगा, ना सत्ता ना विपक्ष। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए अब स्टार्ट करते हैं। आज कब्र खोदने की बात चल रही है। मैं कहता हूं आप शाहजहां की भी खोद दीजिए, अकबर भी खोद दीजिए। अगर उसके खोदने के बाद इन लोगों को अगर बैंक और रेलवे में नौकरी मिल जाती है तो खोल दीजिए, हम खोदेंगे, हम जैसे भी खोदेंगे। मैं कहता हूं मैं अभी छात्र हूं, लेकिन आज कब्र खोदने की बात चलती है। मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी राम को बहुत मानता हूं, राम को पूछता हूं, लेकिन जहां जहां राम आए आप सर क्यों हार गए? बताइए। गजब बेइज्जती है। तो हमको भी लगा था 400 पार हो जाएगी, हमें मानते हैं, हम भी अयोध्या जब से मंदिर बना है तब से 4 बार अयोध्या जा चुके हैं, दर्शन किए हैं। लेकिन सर जब प्रजा ही दुख से परेशान है, जब प्रजा ही दुखी है, तो कहाँ का रामराज भाई? मुझे लगता है कि भाजपा जो है, ये अगर हम सिर्फ राजनीति करते हैं तो राजनीति में संस्कृति और धर्म का कितना हस्तक्षेप है। भाजपा जो सांस्कृतिक जो है अयोध्या मंदिर हो गया, तमाम उस तरह की जो सांस्कृतिक विरासत की बात करती है, तो फिर हम इसको क्यों ना लाएं? बात तो सही है। चलिए आप दोनों बताइए एक एक लाइन में। मैम चाहे पार्टी कोई से भी हो, लेकिन उन्होंने काम किया है, बीजेपी पार्टी ने काम किया है। क्या किया है? राम मंदिर बनवाया है, इतना बड़ा काम किया है। जानबूझ के लिया था क्या नीला गमछा? जो देश के लिए काम कर रहा है हम उसके साइड है। जैसे धारा 370 हटाया। कोई सेंसेस बात? जब नीट की परीक्षा में चीटिंग आई तो तब के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने उसको नकार दिया। फिर जब ये स्कैम पता चला तो उन्हें जब ये आश्वासन मिला कि हाँ चीटिंग हुई, तब उन्होंने संसद में खड़े होकर इस बात को बोला कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो एजुकेशन के मामले में आपने कितने IITs बना दिए। उसके बाद जिस जगह पे ये डिबेट हो रही है नोएडा, जिसकी नींव खुद कांग्रेस के समय पे रखी गई राजीव गांधी द्वारा, आपने उसके अलावा कैसे ऐसे हब खोल दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए सर आपसे बहुत जुनून मुद्दा, 4 दिन की बात है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस की जो घटना है। आपको बिहार की बेटियां तो दिखती हैं, यूपी की भी बेटियों को देखिए। एक लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया 8 दिन तक लगातार, उस पर कोई नहीं प्रश्न उठता। रूह कांप जाते हैं ऐसे प्रश्न देख के। तुम्हें शर्म है कुछ? हाँ, उन्होंने पूछा तो मैं बताना चाहता हूँ। 50 साल तक केवल एक एम्स था। अटल जी की सरकार आई, 7 और एम्स बने। मोदी जी की सरकार आई, आज 23 एम्स है। हाँ ये कर लो पहले। उसके बाद जब हमारी सरकार आई 98 से पहले, मैं चैलेंज करके एक कोई ईयर बताइए जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट ऑफ ग्रोथ से कम रही हो। रेट ऑफ ग्रोथ रहती थी 2%, 2.5%, 1.8%, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10%, 12%, 16%, 26%। जब से हमारी सरकारें आई हैं, अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, सिर्फ कोविड का दौर छोड़ के, एक वर्ष बताइए जहां रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट ऑफ ग्रोथ से ऊपर रही हो। बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं यहाँ पे, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है और इस हाउस के मैं विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे टोपी दे दी गई, जैसा कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूँ, क्योंकि बीजेपी सबको टोपी देती है। जैसे हमारे नेता ने शुरू किया था कि राम के नाम से होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उसी आराध्य को मानते हुए ये शुरू करना चाहते हैं और सर को टैकल करना चाहते हैं। सर ने जैसे कहा कि हम लोग 75 वर्षों में कभी स्टैंड को नहीं बदला, और उन्होंने शुरुआत ही की जम्मू कश्मीर से। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सर आपने जम्मू कश्मीर में इससे भी शुरुआत की थी कि आपने PDP के साथ सरकार बनाया था और फिर ये कहा था कि हम लोग स्टैंड नहीं बदलते हैं। सही पकड़े हैं। दूसरी चीज, जब हम ये आना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, तो मैं खुद बिहार से आता हूं और बिहार की राजनीति में मैं JDU और उसके गठबंधन की एक उबासी को देख रहा हूं कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें या तो बीजेपी के साथ छोड़ना होगा या हमें ऐसे चुनाव लड़ना होगा जहां पे ये दिखा सकूं कि मैं फिर से सत्ता में आ चुका हूं। एक तरफ आप ये देखिए, दूसरी तरफ आप ये देखिए जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी के बैकग्राउंड में लाल किले का ये दिखाया तस्वीर, उससे ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी बीजेपी में एक लड़ाई हो रही है और वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब बीजेपी कौन होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं नीली गमछी के साथ यही कहना चाह रहा हूं कि एक बार फिर नीली गमछी वाले ये दिखाएंगे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये सबसे कठिन परीक्षा का दौर है नेताओं के लिए, क्योंकि जब जनता में चेतनाएं जागृत होना शुरू होती हैं तो नेताओं के लिए बहुत राह बदलना और इधर से उधर जाना ज़रा मुश्किल होता है। और रही बात, अभी तो ये चर्चा शुरू हुई है कि बीजेपी की राह में कितनी आसानियां हैं या दुश्वारियां हैं, ये आगे देखते हैं। सही पकड़े हैं। क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराना नामुमकिन है? और जो नंबर सामने आ रहे हैं, नामुमकिन है। अगर आप ये मानते हैं कि हराना नामुमकिन है तो आपको हाँ करना होगा, और नहीं कहने वाले 40 और ये टाई होता हुआ दिख रहा है।
ये हुई ना बात। तो दोस्तों, बहस तो आपने देख ली, लेकिन अब सवाल आपके हाथ में है। क्या जनता फिर भी वही पुराने वादों पर विश्वास करेगी या अब सच को पहचान कर आवाज उठाएगी? इकोफ्लिक्स पर हम मंच से निकले हर शब्द का हिसाब लेंगे और नेताओं को आईना दिखाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि असली सवाल पूछने चाहिए और आवाज गूंजनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए, क्योंकि यहाँ सच्चाई दबेगी नहीं, गूंजेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।